तो इस वीडियो को आप लोग अपने साइंस एग्जाम से एक दिन पहले जरूर देख के जाना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंटर्स को कवर किया है जो कि आपको मार्क्स दिलाने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी अवॉइड मत करना, क्योंकि एक दिन पहले क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ भी समझ नहीं आता, और ज्यादा पढ़ने के चक्कर में हम लोग जो हमको आता रहता है वो भी हम लोग अपने दिमाग से निकाल देते हैं। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करना एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाऊंगा एंड आप लोग को अगर लगे तो आप लोग इसको 1.25 या 1.5x पे देख लेना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, 28 फेब को एक इवेंट हो रहा है एंड इसके बारे में आपने पक्का सुना ही होगा, विश्वास दिवस 2026। जब मैंने इसके बारे में सुना तो मुझे तो लगा कि शायद नॉर्मल स्टूडेंट इवेंट होगा, एंड जब मुझे पता चला कि यहाँ पे MR सर, पंकज सर आ रहे हैं और राजवंश सर एंड सलीम सर भी होंगे, तब मुझे पता चला कि भाई कुछ न कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है। एंड यही नहीं, यहाँ पे सचिन सर, ऋतिक सर, समृद्धि मैम एंड समाप्ति मैम भी होंगी। मतलब कि पढ़ाई, स्ट्रेटजी एंड मोटिवेशन सब कुछ एक जगह पे। एंड बोर्ड्स के ड्यूरिंग अगर बढ़िया से गाइडेंस मिल जाए तो आधी टेंशन तो ऐसी दूर हो जाती है। तो मैंने सोचा तुमको भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। एंड इसको अटेंड करने के लिए कहीं जाना नहीं है, अलग सर के मेन चैनल पे इसका लाइव टेलीकास्ट होने वाला है, तो उसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं। सो मैंने सोचा आपको बता देता हूं। एंड अब चलिए साइंस के स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि आप लोग को कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है, जितना पढ़ लिया है सफिशिएंट है। बहुत सारे लोगों का सिलेबस नहीं हो पाता है, मेरा ही सिलेबस जनवरी में खत्म हुआ था एंड बहुत सारे लोगों का तो सिलेबस खत्म भी नहीं हो पाता। कार्बन एंड कंपाउंड्स वाला चैप्टर ऐसे ही रखा रह जाता है, वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता है बहुत सारे लोगों का। तो आप लोग टेंशन मत लो, उसमें के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर, सोप का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे आपका सोडियम इथेनोएट ग्लिसरॉल बनता है, यही सब ज्यादा क्वेश्चंस जनरली आते हैं इस चैप्टर से। एंड ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस इससे नहीं आते हैं। सूप वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डायग्राम जरूर से याद कर लेना कि सूप कैसे बनता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ रहेगा एंड उसको आप लोग जरूर से कर लेना, क्योंकि अगर आपके पास पॉइंट्स नहीं है तो आप लोग डायग्राम या फ्लो चार्ट्स के थ्रू भी अपने आंसर्स को बड़े कर सकते हो। इसको बताऊंगा कि कैसे यूज करना है, क्योंकि मैंने इस ट्रिक्स का यूज किया था एंड इसने मुझे बहुत मदद करी थी। तो सबसे पहले बात आती है कि 15 मिनट जो रीडिंग टाइम मिलता है उसमें आपको कैसे करना है एंड कैसे यूटिलाइज करना है। तो देखो, उस टाइम को बहुत सारे लोग वेस्ट कर देते हैं, समझ नहीं आता उस टाइम को कैसे स्मार्टली यूज करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि ऑप्शंस में होते हैं, या इसको करो या इसको करो, तो उसमें आपको 15 मिनट में ये डिसाइड करना है कौन से क्वेश्चन को आपको करना है एंड कौन से क्वेश्चन को आपको अवॉइड करना है। तो ये आप लोग 15 मिनट में कर लेना, शुरू से लेके एंड तक क्वेश्चन पेपर को स्कैन कर लेना एंड ये डिसाइड कर लेना कि कौन से क्वेश्चन को करना है एंड कौन से क्वेश्चन को छोड़ देना है। ये आप लोग 15 मिनट में कर लेना। एंड उसके बाद छोटी छोटी गलतियां, जो कि मेरे से एक बार गलती हो गई थी अपने एग्जाम में, वो मैं आपको नहीं चाहता कि आपसे भी गलती हो। तो सबसे बड़ी गलती यार हम लोग ये करते हैं कि हम लोग यूनिट्स लिखना भूल जाते हैं या यूनिट्स को छोड़ देते हैं। जब मैंने अपना एग्जाम दिया था साइंस का, तो कुछ सेंटीमीटर और मीटर की गड़बड़ी मैंने कर दी थी। मैंने क्या किया था कि सेंटीमीटर की जगह पे मैंने मीटर लगा दिया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना ही मैं भूल गया था। तो देखो, करना क्या है कि आप लोग सबसे पहले ध्यान दे देना कि आप लोग का जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है उसको अवॉइड करना। एंड लास्ट टाइम पे फिर से जब मैं दोबारा क्वेश्चन पेपर चेक करने लगा, आंसर शीट कंप्लीट करने के बाद जब मैं एक बार सब कुछ देखने लगा कि सब कुछ सही से है कि नहीं, आंसर्स को मैंने सही से लिखा है कि नहीं, तब मैंने ध्यान दिया कि हाँ, यहाँ पे मैंने गलती की है, सेंटीमीटर मीटर किया है। उसके चक्कर मैंने सारा आंसर काटा, फिर से लिखा, क्योंकि एक गलती की वजह से मेरा सारा आंसर गलत हो जाता। इन सब छोटी छोटी पॉइंटर्स को आपको ध्यान रखना है। एंड उसके बाद सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको आंसर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है। तो सीबीएसई आपको सफिशिएंट कॉपीज देती है और रजिस्ट्रेशन फीस भी बढ़िया लेती है भाई, 1500 1800, किसी स्कूल में तो 2000 ले लेते हैं, और मेरे स्कूल में 1800 लिया गया था। जब आप पैसे दे रहे हो रजिस्ट्रेशन के लिए तो कॉपी लेने में कंजूसी मत करो भाई, एकदम स्पेस लेके आंसर को लिखो, बिल्कुल भी घिचड़ मिचड़ मत करना है, एकदम से खिचड़ी बचा के रख दिया। तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले साफ सुथरा लिखना है, कटिंग्स को अवॉइड करना है। अगर कटिंग हो गई तो सिंगल लाइन से कट कर दो, क्योंकि आंसर जितने अच्छे तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे उतनी अच्छी आपकी इमेज बनेगी और आपके लिए कॉपी लिबरल चेक होने लगेगी। मतलब जो अच्छे आंसर्स होते हैं, जो अच्छी कॉपियाज होती हैं, जो अच्छे रिप्रेजेंट करते हैं आंसर्स को, उनकी कॉपी चेक करने के टाइम पे जो एग्जामिनर होता है वो थोड़ा लिबरल हो जाता है, जो कॉपी चेकर होता है वो लिबरली कॉपी चेक करने लगता है। तो ऐसे करना है आपको, और स्टार्टिंग में ही खिचड़ी नहीं कर देनी है भाई। स्टार्टिंग कर दोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा एग्जामिनर का। तो आप लोग क्या करना है, स्टार्टिंग साफ सुथरी करना एंड बाद में आते आते तो दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो गलतियां होने नॉर्मल है। जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं जो कि पूरे आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हाईलाइट जरूर से कर देना, अंडरलाइन जरूर से कर देना। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आ गया व्हाट इज सेल, तो सेल इज द बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, ये 3 कीवर्ड्स है जो कि पूरे सेल को डिफाइन करते हैं। तो इन तीनों को अंडरलाइन कर देना। एंड आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो अब बात आती है कि नेक्स्ट पॉइंटर्स की, कि कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको एमसीक्यू कर लेना है, एमसीक्यू में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड अगर कोई एमसीक्यू आपको लग रहा है कि ट्रिकी है तो उसको मार्क कर दो कि हाँ, इसको मुझे करना है लास्ट टाइम पे, एंड टाइम बचा के उसको कर लेना। सबसे बड़ी बात कि इस टाइम पे सीबीएसई ने ऐसे कर दिया है कि तीनों सेक्शंस के क्वेश्चंस को तीनों सेक्शंस में ही करना है। ये नहीं कि सेक्शन ए कर रहे हो, बीच में सेक्शन बी डाल के वहां से स्टार्ट कर दिया, तो ये मत करना आप लोग। एंड ऐसे करोगे तो एग्जामिनर का भी कहीं ना कहीं दिमाग खराब हो जाता है। बात आती है कि अगर आपको आंसर्स में 4 पॉइंट लिखना है, 5 पॉइंट लिखना है, एंड आपके पास सिर्फ 3 या 2 पॉइंट ही है, तो आप लोग कैसे करोगे कि आपको आंसर ज्यादा मिल सके। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक यूज करी थी एंड मैं आपको वो बताने वाला हूं, एंड ये आपके लिए सच में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है।
तो देखो आप लोगों को करना क्या है कि जैसे मान लो आ गया डिफाइन द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन, आ गया, एंड आपको सिर्फ 2 ही 3 पॉइंट्स याद है कि मिड ब्रेन, फॉर ब्रेन, पार्ट्स वार्ट्स ये सब, तो आप लोग लिख दो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपको फ्लो चार्ट जरूर से बना के आना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा आंसर सफिशिएंट नहीं है तो आप लोग कुछ भी फ्लो चार्ट बना दो, इसके पार्ट्स लिख दो कि ब्रेन का ये पार्ट होता है, ये ऐसे होता है, सिग्नली इसमें से इसमें जाता है, सबसे पहले हैंड ब्रेन से मिड ब्रेन में जाता है, मिड ब्रेन से फोर ब्रेन में जाता है। तो कुछ इस टाइप के फ्लो चार्ट बना दो। अगर थोड़ा बहुत डायग्राम याद है तो डायग्राम बना दो, इससे आपके मार्क्स अगर 5 है तो 5 ही मिल जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर समझ सकता है कि बच्चे ने आंसर अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। और मैंने यही यूज किया था। मेरे को 3 नंबर में जैसे ही सेक्शन सी आया और वहां से क्वेश्चंस की जो हार्डनेस होती है वो स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। तो 3 नंबर में आपको क्या करना है कि सेक्शन सी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो कि आपको आते हैं, और जो नहीं आते हैं उसके लिए सफिशिएंट पेज छोड़ के आगे बढ़ जाओ, उसमें दिमाग मत उलझाओ, नहीं तो आपके आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो ऐसा स्ट्रेटजी बना के चलो कि अटेम्प्ट तो सारे ही करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उसको करो, एंड जो नहीं आ रहा उसके लिए सफिशिएंट लाइन छोड़ दो एंड आगे बढ़ो। एंड फिर उस क्वेश्चन पे आओ कि जो कि आपको नहीं आ रहा था। मान लो कि आ गया व्हाट इज जो पी वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था क्रॉसिंग वाला, वो नहीं आ रहा है, तो आप लोग को कुछ तो आ रहा होगा, कुछ तो आ रहा होगा, मतलब उससे अगल बगल का कुछ आ रहा होगा, तो वही डाल दो क्वेश्चन में भाई, आंसर में वही डाल दो। एंड उसके बाद कुछ फ्लो चार्ट डायग्राम बना दो ताकि आपको कुछ तो कुछ आंसर जरूर से जरूर मिल ही जाएंगे। एंड क्वेश्चंस को कैसे एक्सटेंड करना है, क्वेश्चन को कैसे बढ़ाना है, क्वेश्चन की लेंथ को कैसे बढ़ाना है, वो मैंने आपको बता दिया। कि जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा है कि हमको पैरेलल सीरीज कनेक्शन क्यों लगाना चाहिए, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, एंड आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स आते हैं, एंड आंसर पूछा है कि आपको कम से कम 4 पॉइंट लिखना है, या फिर मान लो आंसर 3 नंबर का है तो 2 पॉइंट में तो आंसर में फुल मार्क्स मिलने से रहा नहीं मिलने वाला। तो आप लोग क्या करना है कि 2 पॉइंट्स तो लिखो, एंड उसके साथ आपको फ्लो चार्ट डायग्राम भी बना देना है कि सीरीज कनेक्शन कैसे होता है, पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है, उसके पार्ट्स लिख दो कि यहाँ पे एमीटर यूज किया जाता है, वोल्ट मीटर यूज किया जाता है। तो इससे आपको पूरे 3 नंबर मिल सकते हैं। एंड ये ट्रिक्स बहुत गोल्डन है क्योंकि इसका यूज बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग यूज नहीं भी करते हैं क्योंकि पता नहीं रहता है। तो मैंने इसलिए सोचा आपको बता दूं। एंड उसके बाद जब आप लोग अपने सेंटर पे जाते हो तो बहुत सारे आपके दोस्त ही रहते हैं। लाइक मेरे साथ हुआ था ऐसा कि जब मैं गया सेंटर पे तो मेरे से क्वेश्चन पूछने लगे सब मेरे दोस्त कि इसका क्या होगा, इसका बता दो, इसका बता दो। एंड कहीं ना कहीं भाई मैं ही उलझ गया कि भाई ये क्या है, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है। लिटरली भाई उन्होंने मतलब मेरे से कुछ ओम का रेजिस्टिविटी का पूछा था कि इसको कैसे क्या करना है, एंड उनका कुछ अलग ही लॉजिक था, मेरे लॉजिक से एकदम डिफरेंट था। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी किसी से बात मत करना भाई, डायरेक्ट जाके एग्जाम में बैठना एंड वहीं पे अपना दिमाग खोल लेना, एंड जो भी आ रहा होगा वहीं पे कर लेना। एंड एमसीक्यूज में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, एमसीक्यूज तो वैसे भी आपके देखते ही हो जाएंगे, तो उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। टेंशन था आपका सिर्फ सेक्शन सी और सेक्शन डी में, और केस स्टडीज़ में भी बहुत सारे, मान लो अगर हार्ड केस स्टडी आ जाती है तो उसको करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको लास्ट में ही करना। वैसे सभी लोग लास्ट में ही करते हैं केस स्टडी को। तो ओवरऑल यही था जो कि मैं आपको बताने वाला था। एंड जिसका अभी भी सिलेबस या कुछ कॉन्सेप्ट्स वीक रह गए हैं, ट्राई करो कि उसको कहीं से इंटरनेट की मदद से या मैराथन्स की मदद से कंप्लीट कर लो। क्योंकि देखो अभी के टाइम पे ना उन लोगों के लिए मैराथन्स तो नेसेसरी है जिनका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं है, जिनको कुछ भी नहीं आता है, वो मैराथन्स देख लेना भाई, क्योंकि मैराथन्स ही है एक रास्ता जिसके थ्रू आपका नैया पार हो सकती है। एंड मैंने लास्ट टाइम पे मैराथन्स अटेंड करी थी, मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था इसके ऊपर। तो हाँ, मैंने अलग सर की मैराथन्स देखी थी एंड जिससे मुझे हेल्प तो मिली थी। लेकिन हाँ, मैंने रात में, जैसे कि कल मेरा एग्जाम है तो आज रात को मैंने क्या करा था कि मैंने उनके पीपीटीज को ही देखा था जनरली। एंड कुछ जहाँ पे भी पीपीटीज में मुझे समझ नहीं आया था, फिर मैं आंसर्स खोल के, मैराथन्स खोल के मैंने बढ़िया से देख लिया था। एंड सुबह उठ के भी मैंने थोड़ा बहुत मैराथन्स देख ली थी, सुबह उठ के थोड़ी बहुत, मतलब ज़्यादा नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो कि मुझे रिवाइज करना था। एंड उसके लिए मैंने अपनी नींद नहीं बिगाड़ी थी। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि 4 बजे उठने के चक्कर में रात को भी देर से सोते हैं, क्योंकि भाई 12-1 बजे तक तो जगना लगता है कि नहीं जगेंगे तो क्या होगा हमारा। तो आप लोग ये मत करना कि नींद को मिस कर देना, क्योंकि अगर आप लोग प्रॉपर नींद नहीं लोगे तो उसकी वजह से आपका एग्जाम में आपको इफेक्ट देखने के लिए मिलने वाला है। आपका दिमाग अच्छे से चीज़ों को प्रोसेस नहीं करेगा एंड उसके बाद आपके मार्क्स कटने लगेंगे। तो ये गलती मत करना है ना कि सोना मिस कर दो एग्जाम के चक्कर में, क्योंकि सो के ही जाना भाई। अगर नहीं सो के जाओगे ना तो आपको बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मिलने वाला है इसका। तो नींद अच्छी लेना एंड उसके बाद आराम से जाओ, कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। अगर ज़्यादा हार्ड आता भी है तो जितना आता है कम से कम उतना तो करके आओ, टेंशन लेने की बात नहीं है। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक भी कर देना एंड हाइप भी कर देना, एंड कमेंट में बताओ कि आपको कितना की स्कोर करना है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।